हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दूरी और वेग के बारे में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने जो है वो इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना, तो पिछली क्लास में हमने जो है वो गति के बारे में पढ़ा था और गति के प्रकार भी पढ़े थे। ठीक है ना, और गति के प्रकार भी हमने जो है वो दो प्रकार से पढ़े थे, यानी कि एक तो पढ़ा था हमने आयाम के आधार पर और एक पढ़ा था हमने प्रकृति के आधार पर। तो आयाम के आधार पर तो हमने एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने जो है वो प्रकृति के आधार पर, यानी कि हमने पढ़ा था एक तो सरल रेखीय गति, उसके बारे में हमने जो वो थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है ना, डेफिनेशन दी थी और उसके बारे में समझा था क्या सरल रेखीय गति होती है। और इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सरल रेखा में जो गति होती है ना, उसके बारे में हम जो है वो स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना ही हम यहाँ पे वर्तुल गति की बात करेंगे, ना ही हम यहाँ पे जो है वो कंपन गति या दोलन गति जो है वो इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनके लिए हमारे पास में अलग से चैप्टर है। अगली बात समझ में। तो इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सरल रेखीय गति के बारे में हम जो है वो अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में इसके बाद में हमने जो है वो दूरी और वेग के बारे में पढ़ा था ना, आपको समझ में भी आया था मैंने। और दूरी और वेग से रिलेटेड मैंने लास्ट में एक एग्जांपल भी कराया था, है ना, वो दिशा वाला एग्जांपल कराया था ना, कि एक व्यक्ति या एक कोई पिंड जो है वो उत्तर दिशा में इतना जाता है या पूर्व में इतना जाता है, फिर उसके बाद दक्षिण में जाता है। उससे रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, वहां जो मैंने आपसे दूरी और वेग वो भी निकलवाए थे। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब आज से हम स्टार्ट करेंगे दूरी और वेग। लेकिन पिछली क्लास को जो है वो मैं एक बार वापस से जो है वो रिकॉल करना चाहूंगा, यानी कि कुछ 2-3 एग्जांपल मैं करवाना चाहूंगा, जिससे आपके जो है वो दूरी और वेग के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सॉरी, आपके पास में दूरी और विस्थापन के क्लियर। तो दूरी और विस्थापन से रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, आपको सब समझ में आएगा। ठीक, तो देखो एग्जाम्पल, निम्न में दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्लियर, यानी कि अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें आपको दूरी और विस्थापन बताना है। ठीक है ना, तो इससे आपके दूरी और विस्थापन के डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल किया। पहला एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और किसी वर्ताकार पथ पे गति करता हुआ वापस यहीं पे आ गया, और मान लिया कि इसकी यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब ये जो त्रिज्या है वो आपको क्या दे रखी है? आर दे रखी है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से चला और वापस यहीं पे आके रुक गया, ऐसे चला और यहां आकर रुक गया। अब आपसे पूछो कि बताओ उसने कितनी दूरी तय की और कितना विस्थापन जो है तय किया, ये कितना विस्थापन है। क्लियर, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है। तो दूरी क्या चीज होती है कि किसी वस्तु द्वारा पथ की कुल लंबाई, या ऐसा बोल सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। क्लियर है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, समझ में भी आई थी। ओके, अब बात करते हैं विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन भी एक तरह से दूरी है, लेकिन विस्थापन एक न्यूनतम दूरी है। किस किस के बीच की? आपके पास है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को जो है वो हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। आगे बात समझ में? लेकिन दूरी आपको पता होगा कि दूरी जो है वो पथ पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि विस्थापन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ हमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु चाहिए। चाहे ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, चाहे वस्तु आपकी कुछ भी हो, वो चाहे किसी भी मार्ग से गई हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी से मतलब होता है कि उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। आगे बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी दूरी, तो दूरी क्या होगी? तो ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक आया वापस, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस वस्तु ने इसकी परिधि को कवर किया। अरे बात समझ में? ये इसकी क्या होगी? परिधि तो होगी, और ये क्या होगी? इसकी दूरी होगी। तो परिधि क्या निकल के आ गई? इसकी 2πr। बोलो समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? आप भी ट्राई करो। अब मुझे बताओ विस्थापन। अब विस्थापन भी कई जनों का आंसर आ चुका होगा विस्थापन के लिए। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम के बीच की मध्य, प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी देखो, यहीं से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आ गया, तो प्रारंभिक भी यही और अंतिम भी यही, तो इसका मतलब विस्थापन कितना? क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं और चीजें समझ में आएंगी। देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, ए से, और ये बी तक गया, और ये इसका सेंटर पॉइंट यहां से लेके यहां तक
ये जो दूरी आपके पास में वो है कितनी r, ये a पॉइंट और ये b पॉइंट, ये a से गया और b तक आया। अब बताओ दूरी क्या है, तो दूरी के बारे में बात करते हैं। आप ध्यान से देखिए इसको, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो क्या एक वृत्त बनेगा, और ये वृत्त का क्या है आधा भाग है, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ये अर्धवृत्त है। तो इसका मतलब इसकी परिधि क्या हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी, और यही क्या होगी इसकी दूरी होगी, क्योंकि इसने क्या किया इसकी परिधि को ही तो कवर किया। तो इसका मतलब यहाँ दूरी क्या हो जाएगी आपके पास में 2 पाई r, तो इसकी परिधि होती है, लेकिन ये आधी है इसलिए हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, दूरी क्या निकल के आ रही है इसकी पाई r। आगे बात समझ में, तो इसकी दूरी क्या है पाई r। अच्छा अब बात करते हैं इसका विस्थापन कितना है, इसका विस्थापन। तो विस्थापन ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक r है, तो बताओ ये कितना होगा, ये भी तो r ही तो होगा, तो इसका मतलब r प्लस r कितना हो जाएगा 2r। अरे क्लियर है, समझ में आ रहा है, यानी कि r प्लस r बराबर कितना हो गया 2r। तो ये इसका विस्थापन है। मतलब विस्थापन क्या होता है, अच्छा हम न्यूनतम दूरी चाहिए ना, तो a और b के बीच की न्यूनतम दूरी यही तो होगी, ये तो न्यूनतम दूरी होने से रही। आगे बात समझ में, तो विस्थापन में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी लेते हैं। क्लियर है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और, जैसे कि मान लो आपके पास में ये कोई वृत्त है, ये इसका सेंटर पॉइंट, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ये r, या बोल सकते हैं इसकी रेडियस r, त्रिज्या r। एक कोई वस्तु थी वो a से स्टार्ट हुई और b तक आके रुक गई। एक वस्तु a से स्टार्ट हुई और b तक, मतलब उसने जो है वो ये डिस्टेंस कवर की, ये दूरी तय। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये r है, ये r है, तो ये भी क्या होगी, ये भी r होगी। अरे ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या होगी वृत्त की। तो इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट ने ये जो दूरी तय की ये कितनी है, मतलब बोल सकते हैं कि दूरी के लिए ये लंबाई कितनी है ना। दूरी के लिए हमें क्या चाहिए, पथ की लंबाई तो चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखो, तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये पूरे सर्किल का 1/4 दिख रहा है। हमारे पास में 1/4 है, दिख रहा होगा ना, ये 1/4, ये 1/4, फिर 1/4 और फिर 1/4, तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वृत्त का है वो कौन सा है, 1/4 भाग है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये पूरी वृत्त की परिधि हो तो इसका मतलब ये परिधि का कितना 1/4 होगा। तो सीधी सी बात है, यानी कि ये 1/4 इंटू 2 पाई r, तो 2 से ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा और इसकी दूरी कितनी निकल के आ जाएगी पाई r/2। समझ में आया, इजी है ना। ओके, अब बात करते हैं विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है, a और b के बीच की न्यूनतम दूरी। तो a और b के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, कईयों को पता चल गया होगा कि a और b के बीच की न्यूनतम दूरी ये होगी, ये नहीं होगी। अरे ये तो ज्यादा है ना, हमें तो न्यूनतम चाहिए, ये चाहिए। क्लियर। अब ध्यान से देखो, तो ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये बिंदु O मान लो। क्लियर, ये त्रिभुज दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आपको अगर आपको भुजा पता और ये भुजा पता और ये निकालनी हो, तो आपके दिमाग में एक ही थ्योरम आ रही होगी, एक ही प्रमेय आ रही होगी, वो है कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। आगे बात समझे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि AB² इज इक्वल टू, आपके पास हो जाएगा OA² प्लस OB²। और अगर मुझे AB निकालना हो तो क्या करूंगा, मैं इसका वर्गमूल ले लूं, तो यानी कि OA² प्लस OB²। तो इसका मतलब यही तो क्या होगा, इसका विस्थापन होगा ना। अरे ये AB तो क्या है, ये A से B ही तो क्या है, ये विस्थापन ही तो है। अरे बात समझ में। तो इसका मतलब √r² प्लस r², तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में √2r²। अब r² और ये वर्गमूल भी है तो r बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, अंदर √2 बचेगा। तो ये इसका विस्थापन है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन। आगे बात समझ। दूरी तो आपने बता ली है ना, परिधि की कितनी कर दी, 1/4 कर दी, तो πr/2 आ गई ना। विस्थापन तो विस्थापन ही आ गया। क्लियर। तो यहां तक समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं हम आगे चाल पे। चाल क्या होती है, देखो किसी भी गतिमान आवेश की चाल क्या होती है। क्लियर है यहां तक, शुरू करें। अच्छा, चाल को जो लिखा जाता है वो किससे लिखते हैं, हम v से लिखते हैं। क्लियर, परिभाषा लिखें इसकी चाल। वैसे ये चीजें आप पढ़ चुके हो 9th के अंदर है ना, चाल पढ़ चुके हो, वेग पढ़ चुके हो, त्वरण पढ़ चुके हो। हम थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हमारे पास में कुछ एडवांस चीजें भी पढ़ेंगे इनके बारे में, है ना, कैसे न्यूमेरिकल जो है वो आते हैं इनके। ठीक है, तो काफी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए आएगी। तो बिल्कुल आराम से और बिल्कुल तसल्ली से आराम से समझेंगे। क्लियर है, ठीक। चलो, तो चाल क्या होती है, तो किसी वस्तु द्वारा
ये हम ऐसा बोल सकते किसी गतिमान वस्तु, ऐसा लिख लेना ताकि थोड़ा अच्छा रहेगा। किसी गतिमान वस्तु को, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। सिंपल है ना, दूरी बटे समय, ये तो होता है चाल। ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। बोलो सही है, क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? ओके, तो चाल को जो हम किससे लिखते हैं, हम v से लिखते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये दूरी होती है। ओके, अब कुछ चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं कि चाल के कुछ छोटे छोटे पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या है। तो देखो, चाल की अगर मैं बात करूं एसआई इकाई, तो इसकी एसआई इकाई क्या है मुझे ये बताओ। तो देखो, दूरी बटा समय से निकालेंगे। दूरी क्या होती है, एक लंबाई, और लंबाई की इकाई क्या होती है, मीटर। एसआई में क्या होती है, मीटर होती है ना, मीटर। समय के लिए क्या होती है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। क्लियर? या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि दूरी एक अदिश राशि है, समय भी एक अदिश राशि है, तो इसका मतलब चाल आपके पास में क्या होगी, ये भी एक अदिश राशि होगी। तो चाल याद रखना एक अदिश राशि है। क्लियर है? ओके, ना अब बात करते हैं कि इसकी विमा क्या होगी। अब विमा के लिए मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्लियरली समझा रखा था। हमारी बात समझ, विमा मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया था। अगर आप किसी को प्रॉब्लम है तो पिछले वाला चैप्टर, जो पिछले वाले चैप्टर में मैंने जो डायमेंशन वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको 30 विमाएं निकलवाई थी अलग अलग भौतिक राशियों की। ठीक है ना, और वहाँ पे बताया भी था कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप जाके उसको जरूर देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया। तो विमा यहाँ से निकालते हैं मीटर। मीटर क्या है, लंबाई। तो लंबाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। और फिर क्या है, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, या सेकंड लिखा, सेकंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी यानी टाइम। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपके पास में t माइनस 1। तो l के ऊपर पावर नहीं, इसका मतलब 1, L1 t माइनस 1। और m के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आपको बताया था मैंने कि अगर जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसके पावर कितनी लिख लो, 0 लिख लो। तो m0 L1 t माइनस 1, ये आ गई इसकी क्या, विमा। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं कि चाल कितने प्रकार की होती है, जैसे कि समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, ताक्षणिक चाल, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले समान चाल की। एक समान चाल, एक समान चाल। तो देखो, एक समान चाल क्या होती है कि जब कोई आपके पास में कोई भी वस्तु है समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की चाल क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की चाल, एक समान चाल कहलाती है। यानी कि जैसे कि सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, जैसे कि मान लो 5 सेकंड में किसी वस्तु ने 10 मीटर तय की, अगले 5 सेकंड में उसने फिर 10 तय की, उसके अगले 5 सेकंड में फिर उसने जो है वो 10 मीटर दूरी तय की। यानी कि हर समय अंतराल में उसकी दूरी क्या है, बराबर है। यानी कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एक समान चाल। क्लियर? यानी कि अगर कोई वस्तु जो है वो 5 सेकंड में, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी ले लो टाइम, ठीक है ना, तो बस टाइम सेम होना चाहिए और डिस्टेंस भी क्या हो, सेम हो। क्लियर? तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है ना। अब बात करते हैं हम असमान चाल। असमान चाल, तो देखो असमान चाल क्या होती है,
असमान चाल। तो जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। यानी कि अगर कोई वस्तु, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि 5 सेकंड में 10 मीटर तय की, अगले 5 सेकंड में मान लो उसने 15 मीटर तय की, आगे बात समझ में। नेक्स्ट उसके 5 सेकंड में उसने जो है वो 5 मीटर तय की या 7 मीटर तय की। कहने का मतलब ये कि टाइम इंटरवल यानी समय अंतराल तो सेम चल रहा है, लेकिन दूरी क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो इसका मतलब उसकी चाल क्या है, असमान है। अरे बात समझ, जब दूरी अलग अलग है समान समय अंतराल में, तो चाल भी क्या होगी, अलग आएगी। सीधी सी बात है, समझ में आ रही है, चीजें क्लियर है। ठीक है, बेसिक चीज है, ये चीज आप पढ़ भी चुके हो 9th के अंदर, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ आप, ताकि आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। क्लियर, तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम इसके बाद में औसत चाल और तात्क्षणिक चाल के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं औसत चाल की, कि औसत चाल क्या होती है। ठीक है, ओके, औसत चाल की बात करते हैं। औसत चाल, इसको हम लिखते हैं वी एवरेज। औसत को आपको पता है एवरेज बोलते हैं, वी एवरेज। तो देखो क्या होता है, औसत चाल क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्लियर है, सब समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। क्लियर है, सारी चीजें बिल्कुल समझाएंगे, आराम से समझाएंगे, बिल्कुल आराम से समझाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। औसत चाल क्या है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं औसत चाल की, कि औसत चाल को हम कैसे लिखेंगे, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, कुल दूरी बटे कुल समय, ये होती है आपके पास में क्या, औसत चाल। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा हम इसको किससे लिखते हैं, वी एवरेज से लिखते हैं, वी एवरेज। ठीक है, तो सिंबल हो जाएगा कुल दूरी बटा, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको हटाओ। तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखो औसत चाल को हम लिखेंगे वी एवरेज, और कुल दूरी को लिखा जाता है हम किससे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा एक्स को कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी होता है आपके पास में t2 माइनस t1। यानी सिंपल सी बात है, अगर कोई वस्तु t1 समय में अगर x1 दूरी तय करती है, ठीक है, और t2 समय में x2 दूरी तय करती है, क्लियर, तो आप बताओ कि उसकी औसत चाल क्या है। तो हम क्या करेंगे, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे और t2 में से t1 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो क्लियर है, वापस समझाते हैं। अगर कोई वस्तु t1 समय में x1 दूरी तय करती है और t2 समय में x2 दूरी तय करती है, तो उसकी औसत चाल इस तरीके से निकाली जाती है, यानी x2 में से x1 माइनस कर दो डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक, तो ये थी औसत चाल। ठीक, ओके, अब बात करते हैं अगली प्रकार पे चाल के, तो हमारे पास में कौन सी, तात्क्षणिक चाल। तो
ताक्षणिक चाल। ठीक है, ताक्षणिक का मतलब होता है कि किसी क्षण पे, है ना, मतलब जैसे कि बताओ कि 5 सेकंड पे क्या चाल थी, 10 सेकंड पे क्या चाल थी किसी भी वस्तु की। अगली बात समझ में, या बताओ 2 सेकंड पे किसी वस्तु की क्या चाल थी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, कोई टाइम आपको फिक्स करके दी जाए, इस सेकंड में बताओ, इतने टाइम पे बताओ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किसी जो है वो क्षण, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षण बोलते हैं। इस तरीके से वहां से जो चाल निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ताक्षणिक, है ना, किसी क्षण पे जो है वो चाल क्या थी, यानी किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम को फिक्स दे दिया आपको। ठीक है, तो यानी कि किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर, या किसी आपके हम बोल सकते हैं कि किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो किसी वस्तु की निश्चित समय या क्षण पर चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। ताक्षणिक चाल कहलाती है। समझ में आ रहा है? अरे चीजें समझ में आ रही है आपको? प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बोल देना आराम से। किसी वस्तु की निश्चित समय या क्षण पर चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। इसको कैसे लिखते हैं बताते हैं आपको। तो देखो v इज इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका कैसा होता है बताता हूं मैं आपको। यानी कि जो आपके पास में एवरेज, जो यहां बोल सकते हैं औसत चाल जो होती है, वहां पे टाइम के लिए हम क्या लगा लेते हैं, लिमिट लगा लेते हैं। समझा तो मैं इसको कैसे, यानी कि डेल्टा t टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझाता हूं। मतलब कि जो आपके पास में समय अंतराल है वो बहुत ही कम है, 0 के पास है। डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है कि समय 0 नहीं हुआ है, समय 0 की ओर है। आगे बात समझ में, समय 0 की ओर है, यानी कि डेल्टा t टेंड्स टू 0। कैसे पढ़ते हैं, डेल्टा t टेंड्स टू 0। आगे बात समझ में, यानी कि समय क्या है आपके पास में, 0 की ओर अग्रसर है, समय 0 नहीं हुआ है। तो जब आप इस एवरेज स्पीड में अगर आप लिमिट लगा लेते हो समय के लिए, डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये मेरे को पता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा ये लिमिट का क्या लफड़ा है, लिमिट का क्या फंडा है। यानी कि ये मैथ्स वालों को अच्छे से समझ में आएगा जब वो लिमिट पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। बायो वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक मिनट, ओके। तो बायो वालों के लिए दिक्कत क्या आएगी कि ये लिमिट का है। तो सीधी सी बात बताता हूँ, इस लिमिट तब लगाते हैं जब हमारे पास में टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत कम, मतलब 0 के पास, तब हम जो है लिमिट लगाते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जैसे कि 5 सेकंड, बिल्कुल 5 सेकंड बताओ, 10 सेकंड बताओ क्या चल रहा है ना, 7 सेकंड बताओ क्या, 20 सेकंड पे क्या है। तो टाइम इंटरवल बिल्कुल 0 है, 10 पे बोला तो 10 पे ही, है ना, 10 से मतलब बिल्कुल फिक्स कर दिया टाइम को। तो इसलिए हम जो है वो लिमिट लगाते हैं। तो यहाँ आपके पास में जो चाल होगी उसको हम लिख सकते हैं। और जब लिमिट लगाते हैं और जब आपके पास में कोई एवरेज चीज होती है तो वो डिफरेंशिएशन में बदल जाती है, यानी उसका अवकलन हो जाता है। यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में dx बाई dt। अब कहीं बोल रहे हो कि ये क्या चीज है, ये अवकलन मैं सिखाऊंगा, है ना। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अवकलन कैसे करते हैं, जब मैं क्वेश्चन लूंगा इसके तब, ठीक है ना। तो हम क्या करें, अगर हम दूरी का अवकलन कर दें समय के सापेक्ष dx बाई dt, तो हमें क्या मिल जाएगी, चाल मिल जाएगी। ये क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना तो आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। अभी आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग में देखिए मैं जो समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ आप इसको दिमाग में फिट करके रखिए कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x बाई डेल्टा t होता है तो वो चेंज हो जाता है किसमें, dx बाई dt के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ये थी हमारे पास में क्या, ताक्षणिक चाल, औसत चाल। ओके, अब बात करते हैं वेग की। वेग क्या है, ठीक है, वेग। ओके, अच्छा, वेग को भी हम जो है वो v से ही लिखते हैं, ये ध्यान रखना। वेग बोलो या चाल बोलो, दोनों का जो सिंबल होता है वो v ही होता है। क्लियर? तो वेग क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। या वैसे भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है ना, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। सीधी सी बात है, ये डेफिनेशन निकल के आएगी। क्लियर है?
सो अगर हम वेग को भी अगर परिभाषित करें तो इस तरीके से जो है वो हम परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि हम जो है वो अब पढ़ने जा रहे हैं वेग। तो वेग क्या है, देखो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में, देखो दिशा फिक्स हो गई है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, सॉरी वेग कहते हैं। मतलब विस्थापन, अच्छा दिशा की बात आ गई कि दूरी में आपने दिशा भी दे दी, तो इसका मतलब क्या वो विस्थापन के बारे में बोल रहा है? बिल्कुल सही है। इसको डेफिनेशन को मैं एक तरह से ऐसे भी लिख सकता हूं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। अच्छा एक वर्ड आया यहाँ पे दर का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जब भी आपको कहीं पे भी फिजिक्स में, जब भी आपको, ये जरूरी नहीं यहाँ पे आया, आगे भी बहुत सारी जो आपके पास में भौतिक राशियों में आएगी, कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर का मतलब होता है समय बटा समय, है ना, डिवाइडेड बाई टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं दर। जब भी दर आए इसका मतलब जो भी भौतिक राशि दे रखी है उसको समय से भाग दो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में वेग जो है वो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। तो जो भी क्वांटिटी है उसको समय से भाग दो, क्लियर है। तो आपके पास में क्या निकल जाएगा, वेग निकल जाएगा। वो चीजें समझ में आ रही है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा, एकांक समय मतलब डिवाइडेड बाई टाइम, है ना, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, क्लियर, ओके। तो ये तो हो गया हमारे पास में वेग के बारे में। अब वेग की कुछ छोटी छोटी चीजें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि वेग की अगर मैं बात करूं एसआई इकाई की, कि वेग की एसआई इकाई क्या है, वेग की एसआई इकाई क्या है। तो वेग की एसआई इकाई देखो, विस्थापन की क्या होती है इकाई मीटर, और समय की क्या होती है सेकंड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना वेग और विस्थापन, सॉरी वेग और चाल की जो इकाई होती है, ये किसकी इकाई है, वेग की इकाई है। हरी बात समझ। तो वेग की ऐसा इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो चाल और वेग की ऐसा इकाई सेम होती है ना। अच्छा विस्थापन एक सदिश राशि है, तो इसका मतलब वेग भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। तो ये क्या आपके पास में एक सदिश राशि है, सदिश राशि, बोलो क्लियर है, ओके। नाउ अब बात करते हैं कि इसकी विमा क्या होगी। तो इसकी विमा भी वही होगी जो आपके पास में चाल की थी, यानी कि m0 L1 E-1। तो ये है वेग। अब हम इस तरीके से वेग के प्रकार भी पढ़ेंगे, औसत वेग क्या होता है, ताक्षणिक वेग क्या होता है। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, जो चाल होती है ना, जो चाल, वो चाल को हम किससे मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर, ये ध्यान रखना। चाल मापने के यंत्र को हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर ही तो बोलते हैं। जब आप मोटरसाइकिल वगैरह कार वगैरह चलाते हो ना, तो सामने वो स्पीडोमीटर लगा होता है, बताता है कि 50 किलोमीटर जो पर आवर की स्पीड चल रही है ना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। वहां जो आपके पास में किलोमीटर पर आवर में लिखा होता है ना। तो चाल को किसमें मापते हैं हम, स्पीडोमीटर में, ठीक है। स्पीडोमीटर से जो है हम चाल को मापते हैं, क्लियर है, ओके। तो यहां तक आप नोट करिए, फिर हम बात करते हैं औसत वेग और ताक्षणिक वेग की, क्लियर है। तो ये औसत चाल थी, ये ताक्षणिक चाल, ये वेग। अब बात करते हैं औसत वेग और ताक्षणिक वेग। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम औसत वेग के बारे में। तो औसत वेग क्या है, देखो औसत वेग, औसत वेग तो देखो पहले परिभाषा लिखते हैं, किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा
उस विस्थापन में तथा उस विस्थापन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। ये ध्यान, जैसे आपको पता होगा औसत चाल क्या थी? कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? औसत चाल बोलते हैं। इस तरीके से औसत वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी वस्तु के कुल विस्थापन और उस विस्थापन में लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? औसत वेग बोलेंगे। क्लियर? मक्खी बड़ी परेशान कर रही है। ओके, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। तो औसत वेग बराबर आपके पास में हो जाएगा क्या? कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन बटे कुल समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? औसत वेग बोलते हैं। क्लियर है बात? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? ओके, तो अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? औसत वेग को हम कैसे लिखेंगे? वी एवरेज, इसको भी हम वी से लिखते हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये वेग का एक सदिश राशि है, इसका मतलब हम इस पे क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। क्योंकि जब कोई सदिश राशि होती है उस पर क्या लगाया जाता है? एरो लगाया जाता है। ये क्या बताता है आपको? दिशा को बताता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। अब बोलो वैसे टाइम पे तो लगा ही नहीं, क्योंकि टाइम अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अरे समझ में आ गई चीजें? तो ये आपके पास में क्या? औसत वेग। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं हम ताक्षणिक वेग पे। ताक्षणिक वेग क्या है? क्लियर है बच्चे लोग? अरे समझ में आ रही है चीजें? कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। ठीक है, अभी आगे और मजा आएगा पढ़ने में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहां मैं न्यूमेरिकल करूंगा, चाल और वेग क्या। ठीक है, और कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, कैसे जो है वो हम वेग और चाल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ताक्षणिक वेग, तो किसी निश्चित समय या क्षण पर, किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु के वेग को हम क्या बोलते हैं? ताक्षणिक वेग कहते हैं। सेम वही चीज जो हमने चाल में की थी वही यहाँ पे भी करेंगे हम। कि आपके पास में जैसे कि मान लो ये औसत चाल, तो औसत वेग को हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से लिखते हैं, है ना। आपको पता है कि यहाँ पे जो टाइम होगा वो आपके पास में क्या होगा? टेंड्स टू 0। समय अंतराल बहुत कम है, किसी निश्चित समय। टाइम फिक्स कर दिया तो समय अंतराल थोड़ी आएगा, समय अंतराल 0 की ओर ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो जब भी लिमिट लगती है और अगर कोई एवरेज एक्सप्रेशन आपको दे रखा हो, कोई एवरेज व्यंजक आपको दे रखा हो, तो वो उसका क्या हो जाता है? अवकलन हो जाता है। यानी कि हम जो है वो इसको इस तरीके से लिख लेंगे dx बाई टी। क्लियर? तो इस तरीके से हम जो है वो ताक्षणिक वेग भी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ वेग और चाल के बारे में पढ़ा है। क्या वेग होती है, क्या चाल होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा है। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और काफी अच्छी क्लास होने वाली है नेक्स्ट, जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी बताऊंगा। ठीक है ना, कैसे हम जो क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं या पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास को मिस मत करना, जरूर पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।